अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज तमाम जजेस को एक ख़त आया और ख़त के अंदर कुछ पाउडर है मशकूक किस्म का, तो ये मालूम नहीं अभी कि उस पाउडर की नौइयत क्या है। किसी ज़माने में 9/11 के वाक़यात के बाद अमेरिका में ऐसे खतूत जाते थे और वो अलकायदा के साथ जोड़े जाते थे। उन खतूत के अंदर एंथ्रेक्स होती थी। एंथ्रेक्स इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र है। तो इस वाले एक खौफ पैदा हुआ है इन वाले खतूत के बाद भी कि इसके अंदर है क्या। जिसने पहला ख़त खोला, जो उनका कोई किसी जज साहब का अटेंडेंट था, तो वहाँ रिपोर्ट ये हुआ है कि उसकी आंखों को या नाक को कुछ एलर्जी वाली कैफियत पैदा हुई है। पुलिस को बुलाया गया, पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं खतूत। इसका मकसद क्या हो सकता है? बज़ाहिर जजों को डराना हो सकता है, क्योंकि जजों का एक केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने है। कल सुबह ही उसकी पेशी है, जिसमें 6 जजेज़ ने इन राइटिंग हमारी आला एजेंसी के, एक सेंट्रल जो पावरफुल एजेंसी है, उसके अहलकारों के ख़िलाफ़, आला अहदेदारों के ख़िलाफ़ संगीन नौयत के इल्ज़ाम आयद किए हैं, जिसमें उनका बाजू मरोड़ने से लेकर उनके घरों में कैमरा या उनकी निगरानी की नौयत जैसे ऐसे इल्ज़ामात हैं जिससे कोई भी आंखें चुरा के आगे नहीं बढ़ सकेगा, उसको देखना पड़ेगा। पहले उस पर हुकूमत ने कमीशन बनाया, लेकिन क्योंकि पब्लिक रिजेंटमेंट बहुत ज़्यादा थी, रद्दअमल बहुत शदीद किस्म का था, उसके बाद वो जो जज साहब जिनको कमीशन का सरबराह बनाया गया था, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया, तो वो कमीशन ख़त्म हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर सुओ मोटो ले लिया, जो पहले दिन ही काजी फायज़ ईसा साहब को ले लेना चाहिए था। तो कल वो 7 रुकनी बेंच बैठेगा। कल तो ज़्यादातर इम्कान यही है कि कुछ TORs वगैरह फ़ाइल होंगे या नोटिस वगैरह इशू होंगे। तरीक़ाकार क्या होगा, उसके ऊपर आगे कैसे बढ़ना है, उसके ऊपर बात होगी। लेकिन आज ये ख़तरे वाला ख़त जो है, ख़तरे का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उसके अंदर एक इमेज भी मौजूद है। जिस तरह वह बाबडा के पोल्स के ऊपर देखते हैं, ख़तरा 440 वोल्ट लिखा होता है, यूँ क्रॉस बना होता है, उस टाइप का इमेज बना के वो साथ भेजा गया। तो एक तासुर यही है कि मकसद यही था कि इनको डराना मकसद था कि सीधे हो जाओ, नहीं तो तैयार हो जाओ, कुछ भी हो सकता है। भेजा किसने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और ऐसे मौके के ऊपर इसकी छानबीन, इसकी निशानदेही करना बहुत ज़रूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी एक ख़बर ये भी है कि एतज़ाज़ एहसन साहब भी एक पिटीशन लेकर गए हैं और पिटीशन में उन्होंने इस्तदा ये की है कि किसी JIT को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ख़ुद से इन्वेस्टिगेट नहीं करती किसी भी मामले को, तो सुप्रीम कोर्ट इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करे। पहले कमीशन में आया गया था, कमीशन नो मोर एग्जिस्ट। तो अब एक तरीकाकार ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपने 2 या 3 सीनियर जो जजेज़ हैं उनके ऊपर, जो सर्विंग जजेज़ हैं, उन्हीं के ऊपर मबनी एक कमीशन बना दे जो साथ इसकी जांच पर परख करे, तहकीकात करे और फिर सुप्रीम कोर्ट को एक मुतय्यन जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर वो रिपोर्ट भी अपनी सबमिट कर दे। एतज़ाज़ साहब ने यही पिटीशन फ़ाइल की है, इस्तदा यही की है कि 3 रुकनी एक कमीशन बना दे सर्विंग जजेस का, जो उसकी जल्द से जल्द तहकीक करके रिपोर्ट सबमिट करे। कल क्या होगा उसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में रियासत अली एजाज़ साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, आपको खुशामदीद कहता हूँ जी। इसके अलावा बिलाल अज़हर कियानी साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा, आपको भी खुशामदीद। ज़रताज गुल साहिबा हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ज़रताज भी आपको भी खुशामदीद। रियासत अली साहब, जो आज ख़त आए हैं, पहले तो कुछ अपने लफ्ज़ों में बयान कर दें, क्या हुआ, किसको पहले गया, कैसे पता चला कि मशकूक ख़त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो ख़त ओपन हुआ है वो मियाँ गुल हसन साहब की, जो मिस्टर जस्टिस मियाँ गुल हसन साहब है, उनकी कोर्ट में ओपन हुआ और उनकी एक नायब कासद ने खोला, तो उससे उनकी आंखें वगैरह जो है उसमें स्वेलिंग वगैरह आ गई। तो बाकी फिर लाजमी बात है बाकी कोर्ट्स को भी वो ख़त मौसूल हुआ, तमाम जज साहबान को। तो वहाँ पे फिर इंटीमेट कर दिया गया कि इसके अंदर इस तरह से पाउडर है और उसमें कोई जहर टाइप लगती, जैसे कि इन्फेक्शन वगैरह का कोई ऐसा केमिकल है जो मुतासर कर रहा है नाक कान कोई आंखों को मुतासर कर। तो फौरी तौर पे वहाँ जो हाई कोर्ट की सिक्योरिटी थी उसको तलब किया गया, पुलिस पहुँच गई। फिर अगर कोई बहुत सेंसिटिव इन नेचर ऐसा कोई मामला, कोई बॉम्ब या इस तरह की कोई सूरत हाल हो, तो फिर DIG वगैरह उस लेवल तक होता है। वहाँ पे पुलिस भी मौजूद थी, रेंजर भी मौजूद थी। बहरहाल अल्टीमेटली वहाँ पे सिक्योरिटी आई, उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। अब वो खतूत जो हैं वो लैब को भेज दिए गए। अब ये पता चला है कि वो केमिकल है क्या? अब पता तो वो लैब की रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा, लेकिन ये है कि उसके अंदर जहरीली कोई चीज़ है, कोई पाउडर जो भी है वो इन्फेक्ट करता है, मवाद है। तो अब ये ऑथेंटिसिटी तभी होगी जब लैब की रिपोर्ट। आपके ख्याल में इसका मकसद क्या हो सकता है? डेफिनेटली देखें अब कितना सेंसिटिव मामला इस वक्त चल रहा है 6 जजेस साहबान के हवाले से, और पहले ही उनको किस हाई लेवल के थ्रेट्स हैं उनके पर्सनल और उनकी फैमिली और सारे मामलात। और ये मैटर चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सब जुडिस है और वहाँ पे सो मोटो लिया गया है, तो मुमकिन है मैं समझता हूँ कि ये उसकी अगली नेक्स्ट कड़ी हो सकती है कि जी जजेस साहबान को मजीद थ्रेट किया गया। लेकिन पहले 6 जजों जिन्होंने ख़त लिखा था, ये 6 के साथ आमिर फारूक साहब जिनके खिलाफ ख़त लिखा था, उनको भी ख़त चला गया, तो इसका मकसद क्या है? ये तो अभी डिग आउट होगा, इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा। चूँकि ये ख़त भेजने वाला कौन है जिसने यहाँ तक ये एक्सेस की, कहाँ से उसने ये मटेरियल लिया, ये बहुत सारी चीज़ें ये थारोली इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता चलेगा, आएगा तो पता चलेगा, तो फिर पता चलेगा। बिलाल साहब,
आप हुकूमत वक्त हैं, आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं कि ये केमिकल कहाँ से आया, जजों को ख़त भेजने का मकसद क्या था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए सबसे पहले तो ये जो वाक़या हुआ है ये यकीनन जी बहुत सीरियस वाक़या है, और इस तरीके से इस तरह की एक सस्पिशियस से मटेरियल को खतूत ने दीगर जजेस को एट द सेम टाइम जाना, आई थिंक यकीनन इसको मुकम्मल सीरियसनेस के साथ लेना चाहिए, इसमें बिल्कुल कोताही नहीं होनी चाहिए। जो मैंने अभी प्रेसिडेंट बार से बात सुनी है, इससे पहले मैंने एक कोर्ट रिपोर्टर का भी मौक़िफ़ सुन रहा था जो मौके पर मौजूद थे, तो उन्होंने भी शायद बताया था कि कुछ मटेरियल निकला भी था, फ़र्श पे गिरा भी था। और अगर अच्छी बात है, अगर प्रेसिडेंट बार जो बात करें कि फोरेंसिक लैब में अगर वो चले गए खतूत भी और वो पाउडर भी, तो यकीनन पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली वो क्या मटेरियल है। मैंने ये भी सुना था कि वो अनसाइंड खतूत थे, कि कोई उसका सेंडर नहीं था बिट बगैर। सबसे पहले उस मटेरियल की नेचर को डिटर्मिन करना ज़रूरी है, और ये आई थिंक बिल्कुल इसकी तह तक पहुंचना चाहिए कि ख़त कहाँ से आए हैं। अगर तो ये ख़तरनाक चीज़ है तो यकीनन ये हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि इस तरह के मामले की तह तक ना पहुंचा जाए, वरना ताकि एक डिटरेंट हो आइंदा के लिए। तो देखिए प्रेसिडेंट साहब ने ऑलरेडी बताया पुलिस ने अपना काम कर लिया है, लैब की तरफ चीज़ चली गई है। देखिए ऐसे मौके पे खत आए हैं और तमाम जजों को आए हैं जिस दिन वो केस में अदालत में अंदर केस लगना है सुप्रीम कोर्ट के सामने। जी नहीं जी निहायत तो मकसद बड़ा क्लियर नजर आता है कि डराना मकसद है। नहीं देखिए बात ये मेरे ख्याल है कि किसी मामले से या ऑनगोइंग मामले से जोड़ना तो इज़ अ बिट प्रेजम्पचुअस। आई थिंक उसको जिस तरह आपने खुद भी कहा कि वो तो चीफ जस्टिस साहब के भी चेंबर में गया, तो आई थिंक उसके कतई नज़र उससे बात यह कि इन एनी केस ये चाहे जब भी वाक़या हुआ हो, ये मुकम्मल सीरियस मामला है, इसको इसकी तह तक पहुंचना चाहिए। और जो भी लोग हैं अगर इसमें कोई मैल इंटेंट थी और कोई अगर ये मटेरियल इस तरह का निकलता है तो उसकी तह तक पहुंच के लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। मेलाफाइडी तो एस्टेब्लिश्ड है जी, मेलाफाइडी आप बात सही है कि इस तरह अच्छे साजिश को, मगर आई थिंक अगर उसकी मेलाफाइडी की जो एक आप कह लें इंटेंसिटी है वो यकीनन ज़्यादा होगी अगर इसमें कोई ख़ास मटेरियल निकलता है, जो कि जिस तरह के मुझे बताया कि जी कुछ शायद स्टाफ के हाथ में जलन भी हुई है जो मैंने उसको अगर तो कोई एंथ्रेक्स टाइप चीज़ निकलाई तो फिर आप सारे अपनी फिक्र करें, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर अगर हाई कोर्ट के जजों को जा सकते हैं तो किसी को भी जा सकता है। सारे जजेस साहबान को 6 आदमी सारे। ज़रताज आप बताइएगा, ये जब सुप्रीम कोर्ट में केस लगने वाला है उस मौके के ऊपर ये खतूत गए हैं और उसके अंदर कुछ मटीरियल है, नेचर उसका भी हमें मालूम नहीं है, लेकिन इसका मकसद क्या हो सकता है? थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मकसद तो बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त वाक़यात हो रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं है। हम तो ये समझते थे कि इलेक्शन के बाद चलो जो भी रिज़ल्ट आया, जिस तरीके से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना गया, अवाम का मैंडेट छीना गया, चलो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बट नदीम साहब एक तरफ चाइनीज़ को, इंजीनियर को जो हमारे मुल्क के अंदर काम करना चाहते हैं उनको मारा जा रहा है, हमारी फ्रेंडली कंट्री के साथ हमारे ताल्लुकात जो है इसके ऊपर बड़ा असर पड़ेगा, और हमारे मुल्क के अंदर जो मंसूबे हैं उनको नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर और पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉपुलर पार्टी के लीडर खान साहब को जो है वो जेल के अंदर, वो ऑलरेडी जेल के अंदर 31 साल की सज़ा दी गई और उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। और आपको पता है कि अडियाला जेल के बाहर जो है कुछ फॉरेन नेशनल हमसाया मुल्क के लोग जो हैं वो पकड़े गए थे और उनके पास जो है अडियाला जेल के नक्शे थे। तब यही कहा गया कि खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अब हाल ये हो गया कि जो जजेस हैं उन्होंने सच बोला। अब उनके पास से अगर ऐसे लेटर्स आ रहे हैं कि कल उनका केस भी लगने वाला है और कि उनकी ज़िंदगी को खुदा न खासा ख़तरा है, तो फिर बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं। इसका मतलब तो ये कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी पाकिस्तान के अंदर सही नहीं है। बहुत सारे प्लेयर्स पाकिस्तान के अंदर खेल रहे हैं, उनके क्या मकासद है, मजमूम मकासद है कि पाकिस्तान को खुदा न खासा स्टेट को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे कुछ इकदाम किए जा रहे हैं कि मकसद क्या ये है कि सच बोलने वालों को जो ऑलरेडी अंडर थ्रेट है, जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर और चीफ जस्टिस को लिख रहे हैं कि हमारे फैसलों के ऊपर हमसे ज़बरदस्ती नज़रअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। क्या लोगों को सच बोलने से जो है वो रोका जा रहा है और वो भी लाइफ थ्रेट के ज़रिए। दूसरे हमारे जो मुल्क में काम करना चाहते हैं उनको मारा जा रहा है, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। इसी तरीके से अगर बड़े लीडरान की ज़िंदगी को भी ख़तरा है तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं। ले देखिए मलिक साहब, आई थिंक थिंग्स आर नॉट गुड। चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। वंस एंड फॉर ऑल ये चैप्टर जो है वो इसलिए क्लोज होने चाहिए और जजेस से ही शुरू कर लेते हैं। जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई फैसला होने लगता है या कोई इंक्वायरी होने लगती है तो कहते हैं कि जी 1950 से शुरू करो, 77 से शुरू करो, 1947 से शुरू करो, मौजूदा हालात के अंदर शुरू करें ना। 25 करोड़ आवाम का मुतालबा है कि जिन जजों ने इंसाफ देना है वो खुद अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं, तो अगर उनको इंसाफ न मिला और अगर खुदा न खासा उनकी ज़िंदगी को भी थ्रेट है तो फिर मलिक साहब जो इस मुल्क के अंदर जो भी फैसले होंगे
क्या फिर हमेशा उसके ऊपर क्वेश्चन होगा कि क्या ये किसी ने उनको डिस्टर्ब करके, टॉर्चर करके, ब्लैकमेल करके या बेडरूम तक पहुंच के उनसे फैसले करवाने की कोशिश की है? क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई? उसका बेनिफिट जो है वो किसको दिया गया? तो फिर ये बहुत सारी चीजें हैं, जब तक ये आवाम के सामने चीजें नहीं आएंगी, सच नहीं आएगा, या जिंदगी लोगों की एट स्टेक हो गई है। अब बात सिर्फ रिगिंग से बढ़ के और सच बोलने से बढ़ के अब बाकायदा जिंदगी और मौत के जो है वो थ्रेट्स आने शुरू हो गए। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी सीरियस सिचुएशन है, और मैं बिल्कुल ये कहती हूँ कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, बिलाल साहब से मैं चाहूंगा इसका जवाब दें। बिलाल प्रोटेक्शन देनी चाहिए। जी बिलाल साहब। ये देखिए, बात ये है, मैं बिल्कुल कुछ मामला बहुत संगीन हैं, मगर ये जो जरताज साहब बात करें ना, अब हर चीज़ को इमरान खान और पीटीआई के साथ ना जोड़ें। ये आज भी जो जजेस ने खत लिखा है उसके अंदर 2 केसेस एटलीस्ट इमरान खान से मुतल्लिक है। ये देखिए, बात ये मगर एक वो मामला जो है, अब आप मामला 6 हाई कोर्ट के जजेस ने एक चिट्ठी लिखी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और ये मामला मेरे ख्याल से आपने इंट्रो में भी इस मामले में जिक्र किया, इसलिए अलाउ मी जी मैं उसका ब्रीफ लेट्स गो थ्रू द फैक्ट्स अगेन। 6 जजेस ने हाई कोर्ट की एक चिट्ठी लिखी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। नेक्स्ट डे सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लेके एक फुल कोर्ट मीटिंग तलब की। उस फुल कोर्ट मीटिंग के नतीजे में ये ओपिनियन बना कि एग्जीक्यूटिव के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ख्वाहिश पे प्राइम मिनिस्टर और एग्जीक्यूटिव, जिसमें लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल भी शामिल थे, और चीफ जस्टिस के साथ सीनियर पुईनी जज थे, और आपके रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट थे, वो शामिल थे। तो ये मीटिंग भी सुप्रीम कोर्ट की ख्वाहिश पे हुई इस मामले पे, और उसके बाद उस मीटिंग में उसी फुल कोर्ट के मेजॉरिटी मेंबर्स के ओपिनियन को लेते हुए एक इंक्वायरी कमीशन का प्रपोजल आया। उस प्रपोजल के ऊपर भी अमल दरामद हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की ही प्रपोजल पे किया जी। और देखिए, अच्छा, एक चीज सामने रखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये कंसेंसस नहीं था कि नहीं, मैंने मेजॉरिटी कहा, मैंने कहा जी मेजॉरिटी ऑफ द फुल कोर्ट, जो प्रेस रिलीज में उनका जिक्र है जी, बिल्कुल। दूसरा उसका इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट की उसी प्रेस रिलीज के अंदर उन्होंने मुतालबा किया था कि जो फैज़ाबाद धरना कमीशन का पैरा 53 है, जिसके अंदर डायरेक्टिव्स दिए गए थे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनके जो ऑफिशियल्स धरने में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ ये एक्ट करें, और हुकूमत को कहा गया था कि इस पर कानून साजी करें, उसकी मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत की थी। पैरा 53 बड़ा सख्त पैरा है, और पॉइंट बाई पॉइंट कुछ 14-15 नुकात है जो उन्होंने हाईलाइट किए। आपने खाली रिटायर्ड जज का कमीशन बना के जांच छुड़वाई, वो नहीं था होना। नहीं देखिए, नहीं, मगर इसमें देखिए अहम बात यह है कि इंक्वायरी कमीशन का प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट से आया, सो मच सो कि जो जिलानी साहब का नाम था वो भी उस मीटिंग में डिस्कस हुआ और एक जनरल एक्सेप्टेंस हुई। और जिलानी साहब ने एक दिन में एक्सेप्ट करके दूसरे दिन और जी, जिलानी साहब ने पहले कंसेंट दिया, कमीशन उनकी कैबिनेट की अप्रूवल से पहले उनके कंसेंट के साथ अवामी रद्द-ए-अमल देखते हुए वो पीछे, अवामी रद्द-ए-अमल देखते हुए मेरा भी ये ख्याल है जी, वो पीछे हट गए। मगर देखिए, हुकूमत ने कोई भी कदम अपनी तरफ से नहीं उठाया, और जुडिशरी को यही कहा कि जहां पे आप समझते हैं, क्योंकि ये मामला देखिए उन्होंने अपने इदारे को 6 हाई कोर्ट के जजेस ने उन्होंने रुजू किया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि एग्जीक्यूटिव की तरफ रुजू करना है, जो प्रपोजल है हमने फौरन उस पर अमल दरामद किया। अब तो बराह रास्त उंगली उठा रहे थे जी देखिए, मगर अब आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला किया कि अब उनने एक 7 मेंबर बेंच बनाया है इंक्वायरी कमीशन के बजाय, या इंक्वायरी कमीशन का फैसला तो अभी काबीना का फिर भी कायम, अगर जिलानी साहब ने उसके अपने आप को रिक्यूज़ भी कर लिया तो वो चीज़ फिर से भी एक्टिवेट हो सकती है। मगर बात यह कि अब उसके फ़ौरन बाद, और आपने भी जो जिक्र किया कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के अंदर वो इंक्वायरी वाला मामला या फैक्ट फाइंडिंग नहीं हो सकती उस तरीके से जो आपने आज इत्तेदाद साहब ने पिटीशन फाइल कर दी, तो देखिए इसीलिए आई एम नॉट अ लॉयर माई सेल्फ, मगर लीगल जो फ्रेटर्निटी है उससे बात करके यही नज़र आया था जी कि देखिए बात यह है कि यही वजह थी कि इनिशियल प्रपोजल भी शायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंक्वायरी कमीशन का इसी वजह से आया था, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ अ JIT या इंक्वायरी कमीशन, सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट द फोरम जनरली, वो आमतौर पे किसी JIT को या कहीं और ही फैक्ट फाइंडिंग के लिए रेफर करती है। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने एक लार्जर बेंच का एक फैसला लिया, कल से समात है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा, एक रियासत साहब जो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है वो पैरा 53 का सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट के अंदर जिक्र किया, हुकूमत ने उसका कहीं जिक्र नहीं था किया। पैरा 53 आप पढ़ें तो मुझे लगता है कि इतनी कमज़ोर हुकूमत से ये तवक्को रखें कि वो ऑर्डर जारी करेगी कि ISI ये करेगी, IB ये करेगी, और फ़ौज को ये हुक्म और वो हुक्म, वो नहीं कर सकती। तो 70-80 बंदों के साथ हुकूमत बना के खड़े हैं, सपोर्ट के लिए रोज़ाना पिंडी की तरफ वो मुँह करके सुबह दुआ मांगते होंगे कि मेरी तरफ ही देखते रहें, वैसे तो वो चला नहीं सकते। तो ऐसा कानून बन सकता है इस मौके पर? देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस पर एलेबोरेट करना चाहूँगा, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। 90 के जो इलेक्शन थे उसमें 96 के अंदर जो हमारे एयर मार्शल असगर खान साहब थे रिटायर्ड, उन्होंने पिटीशन फाइल की थी। 16 साल बाद उसका फैसला हुआ, असगर खान केस जो है जी सर, मशहूर ज़माना, जी सर। उसके बाद IGI की वो जो पैसे देने वाला मामला था ना, हाँ, बेनजीर भुट्टो वाला वो मामला। दूसरा ये था कि आप सलीम शहजाद साफ़ी वाला कमीशन आप देख सकते हैं,
हामिद मीर वाला आप कमीशन देख सकते हैं, आप फैज़ाबाद धरना कमीशन देख सकते हैं। इन तमाम कमीशंस और पैनमा ये सारे इनको छोड़ दें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के अंदर जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर है वो डिफाइन कर दी गई कि ये 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट हैं और ये उनका डोमेन है और इसके अंदर इन्होंने रह के काम करना है। फिर एक और जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर अदलिया को इंतज़ामिया से अलग कर दिया गया। अब ये तो उसका बैकग्राउंड है, यानी आप छोड़ दें कमीशंस की क्या रिकमेंडेशन थी, उन पे क्या अमल दरामद हुआ। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पैरा नहीं 53 है वो काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट के जज के हुक्मनामे का हिस्सा है। बिल्कुल यही बात है और इसमें शौकत सिद्दीकी साहब ने भी इसको टेकअप किया था फैज़ाबाद धरने को। अल्टीमेटली उसके अंदर जो रिकमेंडेशन दी थी उस पे आज तक अमल दरामद नहीं आप दोबारा उन्होंने क्या करें कहते हैं ना, देखें कवानीन को छोड़ आपका ख्याल सुप्रीम कोर्ट के कहने से इस पे कोई अमल नहीं होगा? अगर होना होता तो 90 की मैंने मिसाल दी थी, आज तक किसी कमीशन की रिकमेंडेशन पे अमल दरामद असगर खान केस के अंदर हुक्म ये हुआ था कि आप उनके खिलाफ तहकीकात करें, हुकूमत को ये कहा गया था ना तहकीकात करें, कार्रवाई करें। हुई कार्रवाई करने का क्या था, तहकीकात नहीं। किसी में हुआ जनरल बेग और जनरल असद दुरानी, मैं वही कह रहा हूँ कि जितनी रिकमेंडेशंस आज तक जितने कमीशंस की आई हैं किसी पे अमल दरामद नहीं हुआ। मैं बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहा हूँ। बात यह है कि ये नीयत की बात है, कानून है मौजूद है, किसी लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं। कोई कानून बुरा नहीं होता, उसकी इंप्लीमेंटेशन उसको अच्छा या बुरा बनाती है। असगर खान केस में जनरल असद दुरानी ने साइंड एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया था जिसके अंदर उन्होंने तस्दीक की थी कि हाँ उन्होंने उस वक्त के चीफ के कहे के ऊपर पैसे तकसीम किए हुए थे और उसके बाद असद दुरानी को खुद उन्होंने कहा सिक्योरिटी रिस्क है। तो यही हम जो फॉर्मर डीजी आईएसआई है उसी को कहा सिक्योरिटी रिस्क है, ये हम कहते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इस वक्त 6 जजेस का खत है ना, ये पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री और दुनिया की जुडिशल हिस्ट्री का ये पहला अनप्रेसिडेंटेड वाकया है। चूंकि ये मैं समझता हूं इसको बहुत लोग लाइट लेते हैं, ये आतिश फशां है इस पाकिस्तान की तारीख के इस्तेमाल किया है क्योंकि इससे पूरे निजाम की बुनियादें लरज़नी शुरू हो गई हैं। इसीलिए मैं और अभी पता चलेगा आइंदा आने वाले दिनों में क्या अनफोल्ड क्या होता है। इसको बहुत कैजुअली ले रहे हैं और मैं हुकूमत से भी ये बड़ी दरखास्त करता हूं कि जैसे हुकूमत भी पोजीशन ले लेती है और पॉलिटिकल पार्टीज भी इस पे कोई खास पोजीशन ना ले। ये चूंकि बहुत सेंसिटिव इन नेचर है और इसको बड़ा केयरफुली लेके जाना है, इसको पॉलिटिसाइज ना करें। जैसे खुलेगा तो वैसे नया एक पंडोरा बॉक्स खुलेगा उसके साथ। हुकूमत को क्या मसला है कि अगर सुप्रीम कोर्ट स्टेटमेंट आपको सुनाते हैं जरताज, अभी आपने अहमदान माओ की जिंदगियों को खतरे का जिक्र, एक आज बैरिस्टर गौहर ने बयान दिया है, वो रावलपिंडी में बुशरा बीबी और इमरान खान से मुलाकात के बाद दिखाइएगा। बुशरा बीबी को एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरह उसको कन्विक्शन हुई है 14 साल। उस केस में बीबी को रखा गया है, वो आइसोलेशन में है, घर में अकेली है, उसको हमें बहुत खदशा है। स्लो पॉइजनिंग बीबी की जा रही है। खान साहब ने आज मीडिया के सामने कहा है कि स्लो पॉइजनिंग पे हमें शदीद खदशा है। इस स्लो पॉइजनिंग की जिम्मेदार इस मुल्क के ताकतवर हल्के होंगे। आप जरताज बताइएगा क्योंकि मैंने जो अपने मुख्तलिफ रिपोर्टर्स की खबरें पढ़ी हैं उसके मुताबिक पहले तो उन्होंने इस खदशे का इजहार किया था कि शायद उनको शहद में कुछ मिला के जहरीली चीज़ दी गई है। अब उन्होंने खाने के अंदर कहा है कि उनको कोई ये जो कोई टॉयलेट क्लीनर्स वगैरह एसिड्स यूज़ होते हैं, शायद वो प्रॉबेबली उसके कुछ ड्रॉप्स उनके खाने में मिला के उनको दिए गए। तो क्या कहानी क्या है एग्जैक्टली आपकी ज़बानी अगर पता चल जाए? देखिए मलिक साहब, बातें तो बहुत सारी हैं। बात फिर मैं वहीं से अगर शुरू करूं कि 2 साल से जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिक्स करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि खान साहब ने पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात एब्सोल्युटली नॉट कह के जो कर दी थी, तो वो सज़ा अभी तक भुगत रहे। 31 साल की रातों रात उनको सज़ा दी गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब इतने बहादुर और इतने निडर लीडर है कि ना उनके प्लेटलेट्स गिरे, ना वो बीमार हुए, ना वो 25 रुपए के स्टाम्प पेपर पर मुल्क से बाहर गए। और जिधर से इंसाफ की तवक्को नहीं भी होती, वो फिर भी हालांकि रातों रात उनको इलेक्शन से 1-2 दिन पहले 31 साल की सजा दी गई, इसके बावजूद भी वो इंसाफ और कानून का दरवाजा खटखटाते कि इंसाफ भी यहीं से मिलेगा, फैसले भी यहीं पर होंगे, इससे मुल्क के अंदर जीना मरना है। वहां पे खान साहब को तोड़ने की कोशिश में फिर बचता क्या था कि चलो उन्होंने सोचा कि बेगम साहिबा के ऊपर अटैक कर दिया जाए, बुशरा बीबी के ऊपर। अब देखिए मलिक साहब, मैंने कोशिश की है कि मैं खान साहब को थ्रू कोर्ट मैंने परमिशन लिए, मैं अडियाला जेल जाती हूँ, मुझे खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता। इसी तरह बुशरा बीबी हैं, उनको एक पर्दादार खातून है, उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है। एक तो उनकी प्राइवेसी इन्वेड हो रही है,
दूसरा ये नहीं पता कि क्या हो रहा है कि अब अगर बैरिस्टर गौहर साहब जारी बात है पार्टी के अब मौजूदा चेयरमैन है और वो कह रहे हैं कि उनके खाने में या ऐसा उनके साथ है कि उनको कोई फूड पॉइजन दिया जा रहा है या उनको सेहत को या जिंदगी को कुछ खतरा है, तो ये बड़े सीरियस वो है बातें। और अभी थोड़ी देर मैंने आपको पहले कहा कि अडियाला जेल में खान साहब मौजूद हैं, लेकिन दहशतगर्द बाहर से अडियाला जेल का जो है वो नक्शा लेकर आ जाते हैं। अब मलिक साहब बात यह कि जब हम घरों से निकलते हैं, यहाँ तो पीटीआई का झंडा भी उठाने के ऊपर पाबंदी है। पंजाब पुलिस पीएमएलएन की माँ के ऊपर हमारे ऊपर ऐसे अटैक करती जैसे खुदा ना ख्वास्ता हमने किसी और मुल्क का झंडा उठाया हुआ हो। अब मसला ये कि ये बड़ा कहना आसान है कि हम अपने आप को पॉलिटिकल लोग चीज़ों से डिसएसोसिएट करें। जब एक ही पार्टी को इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमारे लीडरान को भी फिक्स किया जा रहे हैं, हमें भी। मैंने कल देखें मलिक साहब, मैं डेरा गाजी खान मौजूद थी, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, लेकिन मैंने कल पिंडी की एटीसी में मैंने 14 एफआईआर जो दहशतगर्दी की मेरे ऊपर की गई थी, जबकि मैं मौजूद भी नहीं थी पिंडी में, और मैंने 14 एफआईआर की जो है वो कल मैंने जमानत करवाई है। 13 साल के बच्चे भी वर्कर्स वहां पे आए हुए हैं, 14 साल के भी, 16 साल के भी, क्योंकि उन्होंने पीटीआई का झंडा किसी प्रोटेस्ट के अंदर या किसी रैली में उठाया हुआ था, तो लिहाजा उनको सजा दी गई है कि आपने खान साहब का क्यों साथ दे दिया है। अब मसला यह है कि जजेस का मामला, पीटीआई का मामला हो ना हो, लेकिन जजेस पाकिस्तान के एक बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं जिन्होंने लोगों की तकदीर के मामले, कभी कभी तो जिंदगी और मौत के भी फैसले आते हैं, अभी वो अपनी इज्जत बचा रहे हैं, वो अपना खुद इंसाफ मांग रहे हैं। तो इस पे किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिएक्ट ना करे? जब बुशरा बीबी की जिंदगी को खतरा है या खान साहब की जिंदगी को खतरा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों ना उसके बारे में डिमांड करे कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए और उनको प्रोटेक्शन दे दी जाए और ये सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। ये तो मलिक साहब सिर्फ ये बात है, आगे अब ईद आने वाली है, मुझे बताएं, आलिया हमजा है, सनम जावेद है, डॉक्टर यास्मीन राशिद है, शाम अहमद कुरैशी साहब है, परवेज इलाही साहब हैं, उमर चीमा साहब है, जास चौधरी साहब है, और कितने हमारे हजारों कारकुनान है, 10,000 कारकुनान तो खुद राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि हमने 10,000 कारकुन उठा लिए। किस खुशी में आपने उठा ली है? मतलब चीनी इंजीनियर का मामला, ब्रेक करीब आ गई है, ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे बिलाल जवाब लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बिलाल साहब, जो बुशरा बीबी का ख़त है और अभी हमारी साथी जो जरताज हैं उन्होंने भी उसके ऊपर खदशात का इजहार किया, आपका रद्द-ए-अमल क्या है? इंश्योर करना नहीं चाहिए कि आपको कोई भी बड़ा लीडर हो, सियासी मुकदमा, देखिए बात है, कोई भी कैदी हो तो यकीनन वो जब तक जेल में या कहीं कानून के तहत वो किसी जेल में या कैद में है तो उसकी हिफाजत करना रियासत का काम है। तो उस हवाले से बिल्कुल आई थिंक यकीनी बनाना चाहिए। मगर ये मैं माजरत के साथ, देखिए सबसे पहले आउट द आउटसेट किसी की भी ज़िंदगी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हमारी सियासी मुखालफत जो मर्जी हो जाए, मगर जो कैद में भी है उसकी भी राइट्स हैं, उसकी हेल्थ की राइट्स हैं, उसकी प्रोटेक्शन की राइट्स हैं, तो बिल्कुल इंश्योर होनी चाहिए। मगर देखिए मेरा ये ख्याल है कि हर दूसरे दिन उठ के कह देना कि जिनको जहर दे दिया जा रहा है, उनको ये हो रहा है, ये भी एक बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा देना भी रोज़ाना ये पीटीआई का एक वतीरा बन गया। ये ऑलमोस्ट एक अटेंशन सीकिंग, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर ही है। मतलब कि जजेस के ख़त का भी मामला देखिए, इल्ज़ाम आयद किया था कि शहद के अंदर कुछ जहर मिला के दिया, तो देखिए तहकीक करवाई गई थी जी। मैं आई विल हैव टू चेक जी, मगर देखिए तो हर दूसरे दिन नया इल्ज़ाम लेके आ जाते हैं। बट बहरहाल मैं ओवर आर्चिंग यही बात करूंगा कि अभी तक कोई हादसा अल्लाह करम नहीं हुआ कुछ हो। नहीं देखिए ना उनकी सेहत के बज़ाहिर के मामले आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो जेल की इंतज़ामिया हैं जिनकी, और जो हाउस अरेस्ट में भी बुशरा साहिबा हैं, उनकी जो भी जेल मैनुअल के मुताबिक जो भी उनकी प्रोटेक्शन, जो भी उनकी राइट्स हैं वो इंश्योर की जा रही हैं। और उसके अलावा भी आई एम श्योर इंतज़ामिया करेगी और आई एम श्योर हुकूमत भी इंश्योर करेगी कि इसमें कोई कोताही ना हो। मगर देखिए मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, बुशरा ये जो जरताज साहिबा बात करी थी ना, उनने बात की थी इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट की कैद हुई है। कौन सा एब्सोल्युटली नॉट है जी? वो एब्सोल्युटली नॉट जो आज एब्सोल्युटली यस में तब्दील हो गया है, वो एब्सोल्युटली नॉट जिसके नतीजे में आज ये अमेरिका की लॉबिंग फर्म्स हायर कर रहे हैं, एक एक सेनेटर के पीछे भाग रहे हैं। बाद में ख़ुद कभी कहते थे, पहले साइफ़र से बात शुरू हुई थी, फिर बाजवा साहब पे आ गई थी, फिर पता नहीं कभी मोहसिन नकवी पे आ गई थी। तो इसलिए देखिए इनके भी ये 50 यू टर्न होते हैं। और दूसरी मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज ये जो जजेस की आज़ादी की बात करें, और मैं आपको कैटेगोरिकली एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा और आपसे पैराफ्रेज बात करना चाहूँगा। मगर देखिए वो आप जवाब देंगे जी, आपने काफ़ी लंबी बात की थी। देखिए बात ये कि जो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस है उसमें हमारी हुकूमत बिल्कुल बिलीव करती है जी। इसलिए जैसी
सुपीरियर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी इंक्वायरी कमीशन के लिए बात है, हम अगले दिन हमारी काबीना ने उस पर अमल उठाया। मगर इनकी बारी, आपको याद है जब काजी फायदीसा के खिलाफ जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, उस टाइम पे जो उनकी हुकूमत का रवैया था, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इमरान खान की एडवाइस पे आरिफ अलवी ने भेजा था, और जिस तरीके से विक्टिमाइजेशन फ़रूख नसीम और शहजाद अकबर के हाथों ने की थी, ना सिर्फ जज साहब की बल्कि उनकी फैमिली की, तो वो भी आपको याद होगा। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की जब पटिशन थी तो उस टाइम पे इनका हुकूमत का क्या रवैया था, इन्होंने आंखें फेरी थी। और जिस तरीके का सोशल बॉयकॉट का शौकत अजीज सिद्दीकी साहब बात करते हैं, वो भी आपके सामने आपको ये पता है कि काजी फायदीसा साहब को किस बिना के ऊपर रेफरेंस उनके खिलाफ फाइल हुआ था, ये पता है आपको? जी जी बिल्कुल। मगर वो देखिए वो कौन सा केस था वो? नहीं देखिए, उन्होंने इनकी एसेट्स और उसके ऊपर बनाने असल केस कौन सा था जिसकी सजा काजी फायदीसा को देने की कोशिश? फैजाबाद धरने वाला। फैजाबाद धरने का केस क्या था कि काजी साहब ने उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसी के कुछ ऑफिशियल, जिसमें जनरल फैज से एक्चुअली उनका रोल क्वेश्चन किया था और उसके ऊपर ही ऑर्डर जारी करवाया था। पैरा 53 के ऊपर ये देखिए उस एलामिया के अंदर भी जिक्र है। और मैं कंफर्म करना चाहूँगा कि जब ये मामला वज़ीर आज़म साहब के साथ रेज़ हुआ तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हुकूमत विल टेक ऑल स्टेप्स उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इंक्लूडिंग वो जो लेजिस्लेशन दरकार है। जब एक दफ़ा पार्लियामान कंप्लीट हो जाएगी, जब यहाँ की कमिटीज़ बन जाएंगी तो एश्योरेंस दी भी गई है उसकी, और हुकूमत काम भी करेगी। और यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को एश्योरेंस दी है? जी जी बिल्कुल, कि पार्लियामान इसके ऊपर कानून साजी करेगी। जो पैरा 53 के मुताबिक जो भी इकदाम उठाने, इंक्लूडिंग लेजिस्लेशन जो है जी, वो उस सुप्रीम कोर्ट के उस एलामिये में लिखा हुआ भी है। और मुझे ये लॉ मिनिस्टर साहब ने भी कंफर्म किया कि इसी तरह ही बात हुई थी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के उस एलामिये में रिफ्लेक्ट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट होगा अगर जी आपकी पार्लियामान इसके ऊपर पेशरफ्त करती है, क्योंकि रास्ता रोकने के लिए आपको बंद बांधने पड़ते हैं। आप अगर खुला छोड़ेंगे ना तो कोई चेक नहीं होता। मैंने आपसे पहले भी चेक एंड बैलेंस आपको सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में बिलीव करते हैं। मैं फिर से एक दफ़ा बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये प्रेसिडेंट बार साहब ने भी एक बात की थी कि हुकूमत आज सू मोटो के ऊपर नाराज़ है। हम बिल्कुल नाराज़ नहीं है। हमने पहले भी सुप्रीम कोर्ट की ही प्रपोजल के ऊपर इंक्वायरी कमीशन बनाया था, सुप्रीम कोर्ट की ही ख्वाहिश के ऊपर जाके वज़ीर आज़म साहब मिले थे और फौरी अमल किया था। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो ले लिया है तो हम कहते हैं जिस तरह जुडिशरी अगर समझती है कि उस तरीके से वो बेहतर इस मामले को आगे ले जाना चाहती है, इट इज़ कम्प्लीटली देयर प्रोरोगेटिव। हमें कोई नाराज़गी नहीं और हमें इसमें कोई इशू नहीं। रियासत साहब, जो 53 वाला इशू है, ये कहते हैं हम कानून साजी करेंगे, बुनियादी तौर पर ये पहला चेक होगा अगर ये शुरू कर दें। शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अभी केस चल रहा है उस केस को भी एड्रेस करने में सहूलत हो सकती है अगर ये बताएं कि हम ये लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हाउस के अंदर। ठीक हो गया, ये तो लेजिस्लेशन तो बाद में, इस पे एक प्रोसेस है। मैं समझता हूँ कि उसके अंदर जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि इस पे आप अमल दरामद करवाएं, ये तो भी कर सकते। अमल दरामद सबसे इंपॉर्टेंट है। लेजिस्लेशन के लिए तो टाइम दरकार है ना, तो सुप्रीम कोर्ट का जो सो मोटो उस पे तो टाइम लगेगा डिसाइड होने में। कितनी कमीशंस की रिकमेंडेशंस हैं, उन तमाम पे अमल दरामद करते हैं। हुकूमत अपना ये बोनाफाइडी शो करे कि हम इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रू सेंस में इम्प्लीमेंट करना है। तो आप इन तमाम रिकमेंडेशंस को, जो कि उस वक्त के एग्जेक्टिव के बनाए हुए ये जुडिशल कमीशन थे जिनकी ये सारी रिकमेंडेशंस हैं, और वो एम्पावर्ड थे जुडिशल कमीशन जिन्होंने ये सारी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और आफ्टर कलेक्शन ऑफ एविडेंस और आफ्टर हियरिंग ऑल द पार्टीज जो कंसर्निंग। धरना के ऊपर तो अभी भी फैजाबाद के ऊपर एक कमीशन की रिपोर्ट अभी भी एक उन्होंने बनाई है ना कमीशन, जिसके अंदर अभी वो शाहिद खाकान साहब भी और एहसन इकबाल भी सारे जाके बयानात भी रिकॉर्ड करा। मैं यही तो आज कर रहा हूँ, उसकी रिपोर्ट भी ले आए सुबह सुप्रीम कोर्ट में और ऑर्डर जारी कर दें और कहें कि जी ये सारी चीजें इस पे हम इंप्लीमेंट करते हैं, किसी लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें डिफाइंड है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स है ना, अंडर आर्टिकल 189 बाइंडिंग है तमाम इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, तमाम कोर्ट्स के ऊपर। कहने क्या था कि बाइंडिंग है? आपने एयर मार्शल अफसर खान केस का भी हवाला दिया है, यही तो उसके ऊपर ऑर्डर आ चुका है, फाइनलिटी हो चुकी है। यही चीज मैं कहता हूं कि अगर आपने बोनाफाइडी आप चाहते हैं कि इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, in the interest of country, in the interest of citizen of Pakistan, if you want to implement the rule of law, so you have to implement the all judgments and the recommendation of all the commissions. ज़रताज, ये आम नुक्ता है, आप दूसरी वाली बात का भी जवाब दे दीजिएगा, लेकिन ये कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर अगर अमल दरामद ही हो जाए, काजी फायदीसा के ऑर्डर जो उन्होंने लिखवाया हुआ है उसके ऊपर ही अमल दरामद हो जाए धरना केस के अंदर, तो बहुत सारा रास्ता साफ हो सकता है, जजों को तहफ़्फ़ुज़ भी मिल सकता है। देखिए मलिक साहब, मुझे तो आज तक इतना पता है, जितनी मेरी एज है, मैंने तो आज तक कभी किसी कमीशन का रिजल्ट देखा नहीं है, कभी हमने कोई पब्लिश नहीं होता देखा, ना हमें पता चला है कि फॉर एग्जांपल मॉडल टाउन को 14 लोगों को 2017 की पब्लिश जजमेंट है एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, धरना के ऊपर ही उन्होंने जजमेंट दी हुई है। बहरहाल मैं वही कह रही हूँ ना कि यहाँ अंडर द कारपेट चीजें कर दी जाती हैं और उसके बाद आप जिसके खिलाफ आवाज उठाते हैं आप खुद उसके साथ मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल
मैं तो क्रॉस टॉक में जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अगर फ़ारूक नसीम साहब ने उस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ रेफरेंस भेजा था तो आई एम रियली सॉरी टू से आज हम केएम इनके साथ बैठी हुई है ना। आज उन्होंने मिलके ऐसे ऐसे लोगों को सेनेटर बनवाया है जो खुद इनके अपनी पार्टी के भी नहीं है और किस आइन कानून की वो करते हैं। क्या आप पाकिस्तान के किसी कानून और आइन में ये आपके साथ जो है वो इस वक्त वकील बैठे हुए हैं आपके स्टूडियो में, उनसे पूछे क्या कभी कोई निगरान वज़ीर आज़म, कोई निगरान वज़ीर आला, कोई निगरान मिनिस्टर आने वाली हुकूमत का जो उन्होंने खुद इलेक्शन करवाया हो, उस इलेक्शन का प्रोसेस हो, वो निगरान वज़ीर आज़म और किसी भी पोस्ट के ऊपर बैठे हो, क्या वो उस आने वाली हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं? इसका अगर वो बन सकते हैं, जैसे कि आज इनके वो सेनेटर भी मुंतखब हुए हैं, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, काकड़ साहब जो वज़ीर आज़म थे वो भी आज सेनेटर जो है वो मुंतखब हो गए हैं, जो इंटीरियर मिनिस्टर थे निगरान वज़ीर इसके हुकूमत के अंदर वो चीफ मिनिस्टर वो भी हैं, बलोचिस्तान भी हैं। इसका मतलब है कि वो सिस्टम के बेनिफिशरी थे और वो पीएमएलएन को ही वो सिस्टम की बेनिफिशियल है। दूसरी बात ये कि अगर वाकई इतना इन्होंने इंसाफ देना है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब से खुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि जी ये आपकी माँ के साथ या हम ये फुली आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे और ये जजेस को इंसाफ मिलेगा, तो आई एम रियली सॉरी टू से ये जो 6 जजेस साहिबानी ने जो खत लिखा है बेडरूम तक तो जो कहानी पहुंच गई है, किसी को टॉर्चर किया गया, किसी को ब्लैकमेल किया गया है, वहां पे लोगों की जिंदगी को खतरा है, प्राइवेसी को इन्वेट किया गया, उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है वो तो फिर शहबाज शरीफ है, वो तो फिर नवाज शरीफ है। वो कैसे कह सकते हैं कि मैं आपके साथ बड़ा कोऑपरेट करूंगा? असल में तो जब इसका रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि ये तो सारा शहबाज शरीफ की इमा के ऊपर किया गया। तो जिसको खुद कटहरे के अंदर होना चाहिए वो खुद इंसाफ कैसे दे सकता है? सरताज, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि पीटीआई के दौर के अंदर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ और जस्टिस काजी फाइल साहब के साथ जो कुछ किया गया था पीटीआई के दौर हुकूमत में, आज वही सारा कुछ मौजूदा हुकूमत इन 6 जजों के साथ कर रही है, तो बुनियादी तौर पर तो इस असूल को वज़ा करने की जरूरत है। ये कह रहे कि आप जजों के साथ ये कुछ नहीं कर सकते। वो टिकटॉक वाली जो वो हुकूमत है जो इस वक्त पंजाब हुकूमत टिकटॉक सहेलियों के ऊपर चल रही है, ये जा ओजा टिकटॉक की कहानियां बना रही है, किसी के घर में घुस गए, पहले से कैमरामैन खड़े में, परफॉर्मेंस जीरो, मैंडेट जीरो और ऐशो इशरत और टिकटॉक के ऊपर जोर है, उसकी परफॉर्मेंस वाकई बहुत अच्छी है। तो आप किसी की जिंदगी को खतरे में डाल के, खान साहब की जिंदगी को खतरा था, आपने उसको मजाक उड़ाया, वजीराबाद में उनके ऊपर हमला हुआ, ये तो अल्लाह ताला ने बचा लिया। आपके पास कोई जवाब है इस तरह की चीज का? तो खुदा का वास्ता किसी की जिंदगी और मौत के बारे में ना इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दिया करें। दूसरा, आपने आखिरी बात मलिक साहब इन्होंने फरमाया कि जी अब आप लॉबी वो करेंगे जी अमेरिका शमरिका की। खान साहब वो बंदे हैं जो यूनाइटेड नेशन में आंखों में आंखें डाल के ना उम्मत मुस्लिमा का और शान रसूल का मुकदमा एब्सोल्युटली नॉट कह के और या का नाबुद वे का नस्ताइन कह के लड़ते थे। आपके यहां तो पसीने छूट जाते थे, घुटनों के नीचे पर्चियां चुभ जाती थी, पसीने आपको छूट रहे होते थे, पानी की गिलास आप पी रहे होते थे और जाके प्रेसिडेंसी में जाके क्या कह रहे होते थे? मिस्टर प्रेसिडेंट, निहारी एंड पाई आर वेटिंग फॉर यू इन पाकिस्तान। यही आपकी वो थी ना इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी थी। वहां अगर किसी शख्स ने जुर्रत कर ली है, अगर किसी शख्स ने पाकिस्तान का मुकदमा खान साहब ने लड़ लिया है, तो बजाय इसके कि आप लार्ज इंटरेस्ट में पाकिस्तान की खातिर अच्छी बात करें कि पाकिस्तान का कोई हम यहाँ पे दिल पे जख्म खा के बैठे हैं। इनका तरीकाकार है, इनकी ट्रेनिंग है और इनकी तरक्की का जो है वो लोगों को शहीद करवा के हत्या लोग आपकी कुर्सी के ऊपर बैठे हैं। बिलाल साहब को जवाब दे देने करेंगे तो खुदा का वास्ता यहाँ नेशनल टीवी में बैठ के ना देखिए बात ये है, देखिए नहीं सरदार साहब हम आपकी तरह नहीं है। अच्छा अब आपने बात कर ली, अब मुझे नदीम साहब ने बिलाल साहब को जवाब दे देने थे। अब हौसले से जरा सुनिएगा जी, मेरी गुजारिश सुने जी। देखिए मैंने आपसे बुशरा साहबा की बात से पहले मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि अल्लाह ना करे, बिल्कुल हिफाजत रहनी चाहिए, जो उनकी राइट्स हैं उनकी कैद में, बुशरा साहबा की भी, इमरान खान साहब की प्रोटेक्ट होनी चाहिए। बात ये जी कि अगर आपने बात करनी है ना कि ज़िंदगियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तो कुलसूम साहिबा जब तक फौत नहीं हुई थी ना, तब तक कि उनकी बीमारी मानने को तैयार नहीं थे। जिस तरीके की घटिया नीच कैंपेन इस जमात ने इमरान खान के एमा पे चलाई थी वो सबके सामने, और जिस तरह की कैंपेन ने नवाज शरीफ साहब के ऊपर चलाई थी उसका मजाक ये आज तक उड़ाते हैं। तो इसलिए ये भाषण ना दें। आज अगर हमारी सियासत में मॉरल गिराव हुआ है तो इनकी वजह से हुआ है। आज अगर हमारा नेशनल डिस्कोर्स पॉइजन हुआ है तो इनकी वजह से हुआ है। और आज भी सरताज साहिबा और इनकी जमात का यही तरीक़ाकार है, ये समझते हैं इसी तरह ही हर वक्त उधम मचाए रखें। अब हाई कोर्ट के जजेस का लेटर का मामला है, नहायत सेंसिटिव मामला है, कोई नहीं कह रहा कि आप उसको स्वीप करें अंडर द रग, मगर इट रिक्वायर्स अ सर्टेन सेंसिटिविटी एंड मैच्योरिटी फ्रॉम ऑल साइड्स। मगर इन्होंने हर चीज़ को हर वक्त एक ड्रामे की तरह और एक एक्शन जिसमें इनका अमल दखल नहीं है, या तो आप उस चिट्ठी के लिखने वाले हों या आप उसके जवाब देने वाले हों, हर चीज़ को सर पे उठा के शोर मचा देते हैं, क्योंकि समझते हैं इनकी बेस इसी तरह ही चलती है। तो देखिए इस तरह काम नहीं चलेगा।
और अगर आप ये समझते हैं कि इस तरीके से आप हर वक्त उधम मचाए रखेंगे, हर वक्त कीचड़ उछालते रहेंगे, हर वक्त आग लगाने की कोशिश करेंगे, तो इसके ऊपर ना इनको कोई नहीं करने देगा। इनका यही रवैया पार्लियामान के अंदर है। हमने इनको कहा है कि पार्लियामान के अंदर ये कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करते हैं, ऑपोजिशन का काम है, उसमें तनकीद भी शामिल है, उसमें इस्लाह भी शामिल है, वो करेंगे, हम वेलकम करेंगे। मगर अगर इनका बुनियादी मकसद सिर्फ ये है कि पार्लियामान को भी मफलूज करना है, सड़कों पर भी आग लगानी है और एग्जीक्यूटिव को भी काम नहीं करने देना, तो ये हरगिज़ नहीं होने देंगे। ये बेशक जो मर्जी समझ लें, जो मर्जी कर लें, ये काम नहीं होगा। सही है। आज़ाद साहब, आपको एक स्टेटमेंट सुनाता हूँ अली अमीन गंडापुर की, आपसे उस पर ऊपर रद्द-ए-अमल दिखाइएगा जी। हम उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मुकाबला करेंगे। हम इनको ये गैर आईनी तौर पर ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे और हम इंशाअल्लाह अपना ये हक लेकर दिखाएंगे। आइन की जो एक सजा लिखी गई है, आइन को तोड़ने की आर्टिकल 6 है, क्यों इतनी सख्त सजा लिखी गई है, सजाए मौत, ताकि कोई जुर्रत ना करे आइन तोड़ने की। फिर भी आइन टूट रहा है, बार बार टूट रहा है और हम ये देख रहे हैं, तो कम से कम हम इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तक जाएंगे इंशाअल्लाह। जो 6 जजों ने बयान दिया है उसके ऊपर फुल बेंच क्यों नहीं बन रहा, इससे पहले अभी तक 9 मई पे जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया गया, हमारे कहने के बावजूद, लेटर लिखने के बावजूद अभी तक साइफर के ऊपर कोई कमीशन क्यों नहीं बनाया गया। सर, 2 इश्यूज़ हैं। एक तो केपी में आज सेनेट का इलेक्शन हुआ जिसके ऊपर उन्होंने हल्फ कहते हैं ना लिया ना लेने देंगे, ये आर्टिकल 6 लगने के मुतरादिफ है, मैं उस तरह के आइन तोड़ने वालों में शामिल नहीं होगा। दूसरा, वो फुल कोर्ट पीटीआई मुतालबा कर रही है ये जजों वाले मामले में, दोनों का जवाब। दोनों, पहले तो मैं जो उन्होंने कहा ना कि हम हल्फ नहीं लेने देंगे, जो डिक्लेयर्ड कैंडिडेट है, विनिंग कैंडिडेट हैं या उसका प्रोसेस है, उसके अंदर वो लोग हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अगर उसको रोका जाए तो लॉ ये कहता है, लॉ रिक्वायर्ड अ थिंग टू बी डन इन दैट मैनर विच हैज़ बिन प्रेस्क्राइब्ड बाय द लॉ। अगर लॉ के अंदर वो एलिजिबल है तो उस प्रोसेस को नहीं रोका जा सकता। पीटीआई शायद उस पर सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, उसकी प्ली ये होगी कि पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं, लेकिन उस पर वर्डिक्ट नहीं है, वर्डिक्ट नहीं। अब आ गया दूसरा सवाल। फुल कोर्ट का मतलब ये है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि तमाम जजेस साहबान जो सुप्रीम कोर्ट के 14 या 15 इस वक्त अवेलेबल है, वो सारे बैठ जाएं और इसको सुओ मोटो को सुने। बैठना चाहिए ऐसे? वो हो नहीं सकता। उसकी रीज़न है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया है उसके अंदर सुओ मोटो में अगर कोई केस सुना जाएगा अंडर आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3, तो उसका जो फाइनल जजमेंट आएगा उसके खिलाफ अपील प्रोवाइडेड है। आपको फिर अगर सारे जजेस इसमें बैठ जाएंगे तो अपील फिर किन जजेस साहबान के पास उससे बड़ा बेंच होगा, तो एक टेक्निकल रीजन है। और दूसरा सवाल इसमें, आप समझते हैं 7 इज गुड इनफ? यस। और दूसरी बात, मैं समझता हूं कि एक रिव्यू का अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन वो आप कब अवेल कर सकते हैं, जब आप फाइनल जजमेंट के खिलाफ अपील को एग्जॉस्ट कर चुके हो, फिर उस फैसले के खिलाफ आप रिव्यू में जाते हैं। अब आ गया ये 7 जजेस का बेंच जो है, ये सफिशेंट है। अभी तो जुडिशल साइड पे इसको देख रहे हैं। अभी देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको किस टोन एंड टेनर में इसको सुनती है, किन मैनर्स में सुनती है, किस प्रोसीजर्स को, और क्या कोई सर्विंग जज को तहकीकात के लिए मुमकिन है, मुमकिन है। मैं भी प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता, ये कबल आज वक्त है कि मैं कहूं कि कल एक नया जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा, मुमकिन है बना भी दे। चूंकि ये एक ऐसा इशू है, मैं इसमें एक थोड़ी सी चीज क्लैरिटी लाना चाहता हूं कि जितना कुछ अलेज किया गया है उनकी एविडेंस भी लानी रिकॉर्ड पे, और जिन पे एलिगेशन है उनका मौक़िफ़ भी लाना है। और अगर रियासत अली आज़ाद साहब, बिलाल अजहर कियानी साहब और साद गुल साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।